रिया को हमेशा से ही अपनी शादी की एक्साइटमेंट होती है। और जब उसकी शादी नितिन से होती है, उसके बाद वो देखती है कि उसके ससुराल में एक नहीं बल्कि तीन तीन सास है। उसकी सास सुषमा, दादी सास चंदा और बुआ सास कम्मो। तीन सास मिलकर बेचारी रिया का जीना दुश्वार करती रहती है। ओ हेलो माँ जी, जाइए जाइए। रिया मेरी बहू रानी है, इसीलिए वो आज मेरे साथ ही बाजार जाएगी। है ना रियोड़ी? मानेगी ना अपनी सास की बात? अरे जा जा, तू चुल्लू पर पानी में डूब मर, क्योंकि रिया मेरी पोता बहू है और रिया मेरा ही काम करेगी। चल रिया बहू, जल्दी से तेल की शीशी ला और मेरे जोड़े और सर की मालिश कर। माँ, सुषमा भाभी, आप दोनों के दोनों चुप रहो। रिया मेरी प्यारी बहुरानी है, अपनी बुआ का कहना मानेगी ना? चल, अपनी बुआ के लिए गरम गरम चाय और पकोड़े बना ला। देख तो, आज मौसम कितना मस्ताना हो गया है। ओए दीवानी मस्तानी, तू इसकी बुआ सास है और मैं दादी सास, तो सबसे ज्यादा हक मेरा बनता है, क्योंकि मैं उम्र में भी बड़ी हूँ। तो आखिरकार आपने मान ही लिया कि आप जवान नहीं, आप एकदम बदसूरत बुढ़िया हो। नहीं नहीं, मैं जवान ही हूँ। अरे बदसूरत तो तू है सुषमा की बच्ची, तुझसे सुंदर तो चुड़ैलें होती है, लेकिन तूने तो बदसूरती में चुड़ैल भूतनियों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये दोनों पगलेट औरत तो लड़ती ही रहेगी। जा बहू, तू जाकर पकोड़े और चाय बना। ओ नालायक निकम्मी डायन, अपनी माँ को पगलेट बोलती है, बेशरम कहीं की। भाभी भी माँ के समान होती है। कम्मो, तुम एक नंबर की बेशरम और बदतमीज औरत हो। पति का घर छोड़कर यहाँ मायके में डेरा जमाए बैठी है, चिमकांडी कहीं की। क्या बोली? अरे बस बस बस, चूहे बिल्लियों की तरह लड़ रही हो आप तीनों। मैं आप तीनों का भी बारी बारी से काम करूंगी। पहले दादी सास का, फिर सासू माँ का और फिर बुआ सास का। फिर रिया उन तीनों के बारी बारी काम करती है। वो पहले दादी सास के जोड़े और सर की मालिश करती है, फिर अपनी सासू माँ के साथ बाजार चली जाती है और फिर बुआ सास के लिए चाय और पकोड़े बनाती है। लेकिन इतना करने के बाद भी वो तीन बाज नहीं आती और घर में तीसरा विश्व युद्ध जारी ही रहता है। मैं आज बाजार गई थी, तब मैंने अपने लिए साड़ी खरीदने के साथ साथ आप तीनों के लिए भी साड़ियाँ खरीद ली। अरे वाह, ये तो मेरी ही साड़ी है। अरे ओ बुढ़िया, ये मेरी साड़ी है, आप पर फीका रंग जचेगा। आपकी जवानी अब जा चुकी है। सुषमा भाभी, तुमसे ज्यादा जवान तो मैं हूँ, इसीलिए ये साड़ी मेरी है। नहीं, तुम दोनों का सत्यानाश हो। ये साड़ी तो मैं ही लूंगी। रिया बहू, बोल इन दोनों कलमुहियों को कि ये साड़ी मेरी है। कलमुही तो आप हो माँ जी, हम नहीं। तेरी जुबान से और क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ मैं? गटर जैसी जुबान है तो गटर जैसी गालियां ही बकेगी तू। और इस तरह तीनों सास फिर से लड़ने लगती और साड़ी की खींचातानी करते करते वो साड़ी फट जाती है और तीनों के बम बुरी तरह सूजकर लाल हो जाते हैं। हे भगवान, हाय रे, मर गई मैं तो। माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। और नहीं तो क्या, चुपचाप मुझे दे देती साड़ी, लेकिन नहीं, इन्हें तो जवान औरतों जैसी साड़ी पहननी है। क्या पता मेरी बूढ़ी माँ को ये साड़ी क्यों पहननी है? कोई बॉयफ्रेंड पटाया होगा शायद। बस कीजिए आप तीनों, अगर आप तीनों को अखाड़े में छोड़ दो तो आप तीनों एक दूसरे की हड्डी पसली एक कर दोगी। कितनी गंदी बातें बोलती हो आप एक दूसरे के लिए। मेरी ही गलती है, मुझे आप तीनों के लिए साड़ियाँ ही नहीं लानी चाहिए थी। रिया मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, इसीलिए वो बाम लगाती है। भगवान जी,
मेरी ही नसीब में ऐसी 3 चांडाल सास लिखी थी क्या? सुबह से लेकर रात तक तीनों मेरा खून चूसती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब इन तीनों को एक करने के लिए मुझे ही कुछ सोचना होगा। फिर रिया एक प्लान बनाती है और वो हर एक सास के पास जाती है। दादी जी, ये लीजिए केसर वाला दूध। मैं नीम और नीलगिरी के पत्तों को जलाकर खिड़की में रख देती हूँ ताकि मच्छर ना आ सके। ठीक है बहू। दादी जी, मैं जानती हूँ कि आप तीनों कितनी लड़ती हो, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा सुना जो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सासू माँ अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी कि मेरी सास भी बहुत सुंदर और अच्छी है, और बुआ जी भी मुझे रसोई में आकर कह रही थी कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सच? हाँ दादी जी। ऐसे ही वो कम्मो और सुषमा के पास भी जाती है। ये तो क्या कह रही है बहू? आज सूरज कहाँ से निकला है? कम्मो तुझे ये कह रही थी कि मैं उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ और मुझ जैसी भाभी पूरी दुनिया में नहीं। हाँ सासू माँ, दादी जी भी कह रही थी कि आप उनकी चहेती बहू हो और आपने उनका बहुत ख्याल रखा है। आपके हाथ का खाना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा उन्होंने ही कहा। क्या? सच में? और ऐसे ही वो कम्मो के पास भी जाती है। क्या बात कर रही हो रिया? माँ और भाभी मुझे इतना पसंद करती है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। दिल से वो आपको बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी जबान फिसल जाती है बस। मेरी सासू माँ को तो आपका फैशन स्टाइल बहुत पसंद है। वो बात अलग है कि वो बोल कर नहीं दिखाती। इस तरह रिया ने तीनों सास के मन में एक दूसरे के प्रति मीठी बातें घोल दी थी। लेकिन अगले दिन सुबह तीनों एक दूसरे के सामने आती है। तभी सुबह सुबह तुम जैसे पनौतियों की मनहूस शक्ल देख ली। आज तो पक्का मेरा दिन खराब जाएगा। माँ, आपने मुझे पनौती कहा? हाँ, एक टाइम पर ये चुड़ैल भाभी पनौती हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। तेरी इतनी हिम्मत? एक दिन में तुझे खाने में तो जहर ही मिला कर दूंगी। रिया बहू, यहाँ ये दोनों तो वैसे की वैसे ही है। तुमने तो कहा कि ये दोनों तो मेरे बारे में बड़ी मीठी बातें कर रही थी। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा और हमसे भी। हाँ, मैंने आप तीनों से झूठ बोला क्योंकि मुझे आप तीनों को एक करना था। लेकिन यहाँ तो सारा प्लान ही चौपट हो गया क्योंकि आप तीनों तो साथ जन्म लेकर भी नहीं सुधरने वाली। मैंने इतनी कोशिश की आप तीनों को एक करने की, लेकिन सब नाकामयाब हो गया। तीनों को रिया की कोशिश देख बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और अपनी सारी गलतियां वो समझ जाती है। मुझे माफ कर दे रिया बहू, तूने हमारे लिए इतना किया और हमने तुझे उसके बदले में क्या दिया? हम तीनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, बस जबान से गंदी बातें ही निकलती हैं। मुझे माफ कर दे बहू। अब से हम तीनों साथ साथ खुशी से रहेंगे। नो झगड़ा, नो लड़ाई। क्यों माँ और भाभी? हाँ। और उस दिन के बाद से तीनों सास एक साथ खुशी से रहने लगती है और रिया भी चैन की जिंदगी जी पाती है। वीरेन सिंघानिया एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसकी टेक्सटाइल और जाम की कंपनीज होती है। वीरेन अपने परिवार के साथ एक बड़े बंगले में रहता है। उसके परिवार में उसकी माँ ईरावती, पिता जयचंद, बड़ा भाई मिथिल और भाभी तुलिका रहते हैं, और साथ ही उसकी बीजी यानी बड़ी दादी भी रहती है। वीरेन की बीवी आरूही की हाल ही में मौत होती है, जिसके कारण वीरेन बहुत दुखी रहता है और वो पूरी तरह टूट जाता है। वीरेन, बेटा कुछ तो खा ले, कब तक यूं भूखा ही रहेगा? वीरेन बेटा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, खा ले कुछ। अब जो होना था वो तो हो गया है, जिसे जाना था वो तो जा चुकी है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारी जिंदगी यही खत्म हो चुकी है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा वीरेन, अपने लिए ना सही
लेकिन अपने अपनों के लिए। हाँ देवर जी, आरोही और आपने एक दूसरे से बहुत प्यार किया था और उन सब याद को भुलाकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिंदगी की यही रीत है देवर जी, आपको आगे बढ़ना ही होगा। देख बेटा, तेरे लिए सभी कितना चिंता करते हैं, कुछ तो खा ले बेटा। नहीं मॉम, मुझे नहीं खाना, मैं ठीक हूँ। आप सब यहाँ से जाइए और मुझे मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आई वॉन्ट टू स्टे अलोन, प्लीज़। लेकिन बेटा, रहने दो इरावती, इस वक्त वीरेन को अकेला छोड़ना ही बेहतर है। वीरेन ज़्यादातर समय अकेले में ही बिताने लगता है। पूरे 3 से 4 महीनों के बाद वो घर के बाहर निकलता है और अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगता है। वीरेन की यादों में आरोही अब तक जिंदा थी, लेकिन वीरेन ने अपने दिल को अब सख्त बना लिया था। ये लीजिए, ये जाम के फ्लेवर सैंपल्स की टेस्टिंग के रिपोर्ट्स है। कल से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी और होपफुली टिल द नेक्स्ट मंथ मार्केट में हमारे जाम के ब्रांड का न्यू फ्लेवर भी लॉन्च हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा किंशुक, 1 मिनट, ये लो। वीरेन उस एम्प्लॉय को एक गिफ्ट बॉक्स और कुछ पैसे देता है। आई नो, तुम्हारी बेटी तारा का पहला जन्मदिन है कल। हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन सर, आपको कैसे पता कि? मुझे सब पता होता है। तुम लोग मेरी टीम नहीं, मेरी फैमिली जैसे हो। सर, अगर आप कल फ्री हो तो प्लीज़ तारा की बर्थडे पार्टी में आ जाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। नो, कल एक्चुअली मुझे दिल्ली जाना है, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, सो मेरी कल की फ़्लाइट है, इसीलिए ये गिफ्ट मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। ओह अच्छा, कोई नहीं सर। हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। या थैंक्स। वीरेन अगले दिन दिल्ली पहुँचता है और वहाँ उस मीटिंग में उसकी मुलाकात अक्षत जिंगल से होती है, जो एक टेक्सटाइल कंपनी के मालिक होता है। और अक्षत और वीरेन दोनों बिजनेस पार्टनर बनने वाले होते हैं। तो फिर डील पक्की। कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्टनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। वेल, अभी भी एक प्रोसीजर बाकी है और उसे पूरा करने के लिए हमारे कंपनी की मालकिन यानी मेरी बहन काव्या जिंदाल की ज़रूरत होगी, और वो भी आती ही होगी। ओह ओके। वीरेन जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम की दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे काव्या नजर आती है। काव्या को देखने के बाद वो उसे देखते ही रहता है। काव्या बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसकी उस सुंदरता के पीछे मानो कई राज छुपे हुए थे। हेलो मिस्टर सिंघानिया, नाइस टू मीट यू। हेलो मिस काव्या, नाइस टू मीट यू टू। प्लीज हैव अ सीट। यस श्योर। अक्षत, टेल मी, कहाँ साइन करनी है? यहाँ पर काव्या। फिर काव्या उन पेपर्स पर साइन करती है और तब जाकर काव्या और अक्षत दोनों ऑफिशियली बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। वीरेन जब काव्या को देखता है तभी उसे अजीब सा महसूस होता है। दिल्ली से काव्या और अक्षत दोनों मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और अब रोजाना ऑफिस में काव्या और वीरेन की मुलाकातें होने लगती। एक रात जब ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज चले जाते हैं तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उस वक्त ऑफिस में सिर्फ काव्या और वीरेन ही होते हैं। कोई है, कोई है, ये क्या हो गया अचानक से? लाइट कैसे चली गई? तभी उस अंधेरे में काव्या वहां पर आ जाती है। घबराओ मत वीरेन, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं काव्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर वीरेन अचानक से काव्या के गले लग जाता है। वीरेन ने जब से आरोही को खोया होता है
तब से वो मेंटली ठीक नहीं होता और उसे हर वक्त अंधेरे से डर लगता है। वीरेन और काव्या अब धीरे धीरे पास आने लगते हैं और वीरेन के मन में काव्या के लिए प्यार पनपने लगता है। लेकिन वीरेन इस बात से अनजान होता है कि काव्या वीरेन से बदला लेने आई होती है। वीरेन सिंघानिया खुद को पूरी दुनिया के सामने अच्छाई की मूरत दिखाता है, लेकिन उसके उस चेहरे के पीछे कितना बड़ा राक्षस छुपा है ये कोई नहीं जानता। अभी तो मेरे बदले की शुरुआत हुई है अक्षत। मैं आज तक नहीं भूली हूँ कैसे वीरेन ने मुझे उस खाई में फेंका था। वो तो भला था तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी तेज अंकल का, जो तुम दोनों ने मिलकर मुझे बचा लिया और मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की और मैं आरोही से काव्या बन गई। और अब मैं अपना बदला लेने आई हूँ। मैं अपने इस बदले की आग से ना सिर्फ वीरेन को बल्कि उस पूरे सिंघानिया परिवार को जलाकर राख कर दूंगी। काव्या ही आरोही होती। उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी में बदल चुका था और अब वो वीरेन से अपनी मौत का बदला लेने आई होती है। एक दिन जब काव्या और अक्षत दोनों रात में अपना काम निपटाकर घर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें वीरेन रोड पर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ दिखाई देता है। ओ नो, ये ऐसे रास्ते के बीचों बीच पड़ा है, कहीं इसे किसी गाड़ी ने ठोक दिया तो? नहीं अक्षत, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं वीरेन को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती, उसे बचाना होगा। काव्या वीरेन को अपने साथ अपने घर ले जाती है और बेड पर सुलाती है। काव्या, तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। सो जाओ वीरेन, मैं और अक्षत यही है, डोंट वरी। काव्या कमरे के बाहर जा ही रही होती है कि तभी वहां पर वीरेन आरोही और अपनी तस्वीर उस कमरे में देखता है और वो उस तस्वीर को देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या? ये तो आरोही और मेरी तस्वीर है, लेकिन ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है काव्या? वीरेन की बातें सुनकर काव्या रुक जाती है और वो पूरी तरह डर जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? कहीं वीरेन के सामने मेरा राज ना खुल जाए। क्या वीरेन काव्या की सच्चाई जान पाएगा? क्या वो जान पाएगा कि आरोही ही काव्या है? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।